नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ नजर दौड़ाएं तो गालिबन सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ताबड़तोड़ ट्वीट्स के जरिए हिंदुस्तानी टेलीविजन एंकर अर्नाब गोस्वामी और मोदी सरकार के दरमियान जो हिडन एक रवाबत थे, जहां टेलीविजन एंकर को कई दिन पहले ये पता था कि मोदी सरकार पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक या हमला करना चाह रही है और एक अपनी आवाम को खुश करने के लिए वो हमला करना चाह रही है, इलेक्शन जीतने के लिए वो हमला करना चाह रही है। वो जो इंकशाफात सामने आए हैं उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो पोजीशन ली है उसे हज़ारों दफ़ा ना सिर्फ ट्वीट हुआ बल्कि दुनिया की जो पब्लिक ओपिनियन मेकिंग बॉडीज़ हैं, ख़ास करके अमरीका में, वो इसे बड़े गौर से देख रही हैं और उन्हें मोदी सरकार और हिंदुत्व का असल चेहरा समझने में बड़ी मदद मिल रही है। लेकिन ये तो है बैनुल अक़वामी या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। पाकिस्तान की अंदरूनी और दाखिली सियासत में आज दो बड़े इशूज़ हमारे सामने हैं। एक इशू तो है जहां ब्रॉडशीट LLC जो बरतानवी इन्वेस्टिगेटिव फर्म थी जिसे सन 2000 में नैब ने हायर किया था 200 पाकिस्तानियों के फॉरेन एसेट्स को एक्सपोज करने के लिए, उनकी तहकीक करने के लिए, और जब अब से चंद दिन पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुकूमत पाकिस्तान को $29 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा और अपोजिशन ने एक मौका समझा हुकूमत के ऊपर हमला करने के लिए, तो उस वक्त लगता था कि अपोजिशन के हाथ में एक हैंडल आ गया है, कोई चीज़ आ गई है अपोजिशन के हाथ में। लेकिन उसके बाद से जो कुछ हुआ और ख़ास करके आज जो कुछ हुआ उसे देख के अब ऐसा लगता है कि शायद अपोजिशन ने जल्दबाजी की, उनकी स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली कोई ज़्यादा सोच पे मबनी नहीं थी, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले आज अल सुबह हुकूमत पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन का जो फैसला था, बरतानवी आर्बिट्रेशन का लंदन का, और जो लंदन ब्रिटिश हाई कोर्ट का फैसला था, दोनों को पब्लिक कर दिया। और उन्हें देख के ये पता चल रहा है कि जो $21 मिलियन का इनिशियल बुनियादी फंडामेंटल जुर्माना था 2016 का, उसमें से $20 मिलियन सिर्फ शरीफ खानदान के असासों के हवाले से थे, जहां आर्बिट्रेशन जो कमेटी थी, आर्बिट्रेशन जो कोर्ट थी, और उसके बाद जो बरतानवी हाई कोर्ट है उसने माना है उन हकाइक को, उन फैक्ट्स को माना है, जहां शरीफ खानदान के एसेट्स की तफसीलात और उसकी जो फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज किए ब्रॉडशीट LLC ने। ये और बात है कि पाकिस्तान के प्रोसिक्यूशन, पाकिस्तान की नैब, पाकिस्तान की अदालतों, पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़े सवाल जो हैं यहाँ पे खड़े हो गए हैं। नाज़रीन, अगर प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे लिए हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी, इस पर भी हम मजीद बात करेंगे। लेकिन एक एक करके हम इशूज़ को लेकर चलते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं फ़रख हबीब साहब, जो कि रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, ना सिर्फ मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं, बल्कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को हर फोरम के ऊपर मीडिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इस लिहाज से आज की डिस्कशन में फ़रख हबीब हमारे साथ बहुत ही रेलेवेंट पर्सनैलिटी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा है PMLN के, सेनेट कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस को हेड करते हैं। मेरे साथ हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कराची से MNA हैं और मलीर से इलेक्ट हुए हैं, NA 238 से, जानी पहचानी शख्सियत है। वेरी वेलकम टू ऑल द पीपल। मैं फ़रख हबीब साहब, मैं अगर आपसे, बल्कि फ़रख हबीब साहब ने आपसे पहले सेनेटर जावेद अब्बासी साहब के पास जाना बनता है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो ब्रॉडशीट LLC के इंकशाफात हमारे सामने आए हैं, जहाँ जो मतलब इसकी एक अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल डेवलप कर गई है, बड़ी एम्बेरसिंग लग रहा है PMLN के लिए, बिकॉज जो $21 मिलियन का जुर्माना आर्बिट्रेशन काउंसिल ने, कोर्ट ने, और उसके बाद बरतानवी हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया उन फैक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए, जहां पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की, वहां दर हकीकत इसको मान लिया गया है कि ब्रॉडशीट ने जो इन्वेस्टिगेशन की शरीफ खानदान के लिए वो सही थी, और वो जुर्माने का $20 मिलियन जो है वो सिर्फ शरीफ खानदान के असासों के हवाले से है, जहां उन असासों की वर्थ जो है उसका 20% जो है वो अवार्ड दिया गया है। इस पर क्या है इस वक्त PMLN का मौक़िफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। आप, मैं अभी सेनेट से बिल्कुल ही अभी कुछ ही देर पहले हमारा सेशन ख़त्म हुआ। आज बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, उस पर भी जो मैंने एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो गवर्नर हैं शहजाद अकबर साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे, बाकी मिनिस्टर भी थे। ये बात वहाँ हुई है। मैंने बड़ा पुरज़ोर मुतालबा आज किया है जो पार्लियामान के दोनों अतराफ से मान लिया गया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला बड़ा एक कदम आज उठा है। मैंने उठ के तजवीज़ दी कि इसके ऊपर कमेटी ऑफ द होल बनाई जाए, पूरी सेनेट को कमेटी में कन्वर्ट किया जाए। सेनेट के रूल में है कि अगर कोई ऐसा नेशनल लेवल बड़ा इशू हो जाए जिसमें पूरी सेनेट की कमेटी बना दी जाए और तमाम एग्रीमेंट उसके सामने लाए जाए। वो एग्रीमेंट जब परवेज मकसद क्या आपका? जी मकसद आपका क्या है? बिकॉज चीजें तो पहले ही शफाफ हो चुकी हैं।
नहीं, शफाफ नहीं है ये। जी नहीं, शफाफ वो इसलिए पूछ रहा हूं सेनेटर साहब की हुकूमत ने तो पहले ही जो आर्बिट्रेशन का फैसला है वो भी बरतानवी हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें तमाम हकायक लिखे उसको हुकूमत ने पब्लिक कर दिया है। वो डिसीजन तो पूरे व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, वेबसाइट्स पे पड़े। अब आप कमेटी से क्या करना चाहेंगे? देखें, वो एग्रीमेंट भी सामने लाया जाए जिसके ज़माने में सबसे पहले परवेज मुशर्रफ के ज़माने में जब जनरल अमजद यहाँ हुआ करते थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था इस एजेंसी के साथ कि हमें इंक्वायरी करके दें। उन लोगों के भी नाम लाए जाएं जो लोगों में शामिल हुए हैं, वो जिन्होंने जरिमाना भरे हैं, वो जो लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया वो भी सामने लाया जाए। जिन लोगों ने बाद में जाकर अभी उससे मिले और कहा है कि हमें ये इन्वेस्टिगेशन करके गए और अपना हिस्सा मांगा, ये सारे लोग, सारी चीजें तब सामने आएगी। हुकूमत या मेरे या किसी और के कहने से ये मामला सामने नहीं हो जाएंगे। ये मामला किसी फोरम पे डिटरमिन होना है और मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट से बेहतर कोई फोरम नहीं है। सारी चीजें वहां सामने आएंगी, एविडेंस वहां बुलाया जाएगा, विटनेस को वहां बुलाया जाएगा, सब चीजें सामने आ जाएंगी कि किस किस का क्या रोल है। वरना ये ब्लेम गेम में वो हमें कहते रहेंगे, हम उनको कहते रहेंगे, और किसी जगह पे इसको डिटरमिन होना बड़ा जरूरी है कि ये पहले तो ये डिटरमिन हो कि पाकिस्तान ने इतने पैसे क्यों भरे, पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट किए तो उसने पूरे क्यों नहीं किए थे, किस किस वक्तों में ये एग्रीमेंट होते रहे। ये अभी का केस तो नहीं है, ये तो एक जमाने से चलते आ रहे हैं और बिल्कुल इसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने ये तजवीज दी है, हुकूमत ने भी मानी है। उन्होंने कहा है तो सर साहब मैं इसमें पीपीपी का भी मौकफ ले लूं, लेकिन थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए बता दूं कि जनरल मुशर्रफ ने जो एग्रीमेंट किया था उसको जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त यूनिलैटरली खत्म कर दिया और इस एग्रीमेंट के तहत जो ब्रॉडशीट से किया गया था, इस एग्रीमेंट को हुकूमत खत्म नहीं कर सकती थी, ना ही तीसरे फरीक के साथ जो है किसी किस्म की सुलह कर सकती थी, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने एक डील कर ली शरीफ खानदान के साथ और दर हकीकत फिर उस एग्रीमेंट की जो जून 2000 का एग्रीमेंट था उसकी जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने वायोलेशन कर दी, जो इस एग्रीमेंट के तहत जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ये वायोलेशन नहीं कर सकती थी। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लेते हैं। आगर रफीउल्लाह साहब जी, और ये डिटरमिन होने का सबसे बेहतरीन फोरम है इस वक्त पार्लियामान जी। मैं वो कमेटी ऑफ द होल बनाई जाए, सारी चीजें उसके सामने आ जाएं, विटनेस भी आ जाए, हुकूमत भी आ जाए, हम भी आ जाएं और पता चल जाएगा कि किसका कसूर है, किस पे एलिगेशन है। ये सारी चीजें सामने आनी है और लंदन हाई कोर्ट का जो फैसला है कि उसको किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता रहा है, लोग किस तरह जाके मिलते रहे, किस तरह ऑफरें की जा रही है, वो भी हिस्सा है सारी प्रोसीडिंग का। तो ये सारी चीजें एक दफा जरूर सामने आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आगा साहब, पीएमएलएन का मौकफ जो है वो सेनेटर साहब की बात से ऐसा लगता है कि जब तक पार्लियामेंट में इस पर डिबेट नहीं होगी, वैसे तो हुकूमत ने इन तमाम फैसलों को, अदालतों के फैसलों को, आर्बिट्रेशन फैसलों को पब्लिक कर दिया है, उसको खोल दिया है, सामने रख दिया है और ये चीज़ अब व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हर तरफ की चल रही है, वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी के एक जिम्मेदार मेंबर नेशनल असेंबली के हवाले से कि महज इसको पब्लिक करना काफ़ी नहीं है? क्या पार्लियामेंट की क्या कोई ऐसी खास आंखें होंगी? पार्लियामेंट की डिबेट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। ये एक ऐसा इशू है कि जो आपने इस टाइम उठाया है कि इससे जो ख़ास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है और या पीडीएम का बयानिया है, इस टाइम वही आपने वही उसी इशू को, उसी बात को उठाया। देखें, अगर वाकई में इस तरह की ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, मैं सेनेटर साहब के डिमांड के ऊपर नहीं, मैं इस इशू के, इस मुद्दे के ऊपर जाना चाहता हूँ कि देखें, फिर बात वही आके खड़ी हो गई कि हम कहते हैं कि ऐसी कुव्वतें और ऐसी ताकतों को पार्लियामेंट में, सियासत में, गवर्नमेंट में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए जिसके समरात या जिसके नुकसानात फिर इस 22 करोड़ अवाम ने भुगतने हो। हम ये चाहते हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, हम चाहते हैं कि 22 करोड़ अवाम और पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के सामने रहें और वही फिर 5 साल बाद उनका मुआसबा किया जाए। अगर चोर दरवाजों से आप इस तरह की हुकूमतें लेके आएंगे जैसे आज की तरफ आपका इशारा है, तो मैं उन अनासिर जिस तरह जनरल मुशर्रफ इसमें क्लियर आ रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ अगर दिया है और अगर लेने वालों ने लिया है और अगर वाकई में ये सारी बातें आपकी जिस तरह की जा रही है उसको हम मनोहन मान लेते हैं, तो फिर बात आ गई कि मुद्दा फिर वही है। अगर चोर को चोरी करने दी, फिर उसके बाद उसको एनआरओ दिया गया, तो सबसे बड़ा चोर तो वो है कि जो एनआरओ दे रहा है, यानी जो ये रास्ते बनाता है, यानी जो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, फिर इस तरह के और जो एनआरओ ले रहा है, इस किस्म के ग्रुपों को लाके आगा सर जो एनआरओ ले रहा है वो कितना बड़ा चोर है? एनआरओ लेने
सर बात यह है कि मैं समझता हूं कि मेरा इशू ये नहीं है कि चोर कौन है, मेरा इशू ये है कि आप ये सब कुछ करवा क्यों रहे हैं, आप किस एजेंडे पे, आप चाह क्या रहे हैं। मकसद ये देखें, 22 करोड़ अवाम वो मजबूर है आपका टीवी देखते हुए, वो मजबूर है आपकी जो आप परसेप्शन बना रहे होते हैं उन सारी चीजों को वो देख रहे होते हैं, और आप ही की अवाम है, आप ही के इदारे, आप ही की हुकूमत है। खुदारा उसको इस तरह सोचें, इस तरीके से शॉर्ट टर्म के तौर पे आप चीजों को लेके आते रहेंगे, उसका नुकसान फिर 22 करोड़ अवाम ये रियासत भुगतेगी, जैसे आज की नालायक हुकूमत है। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक हम बुनियादी इश्यूज के ऊपर नहीं जाएंगे, बुनियादी बात नहीं करेंगे, हम और आप इसी तरह टॉक शो करते रहेंगे, इसी तरह चीजों को उछालते रहेंगे, ना किसी का फैसला होना है और नुकसान 22 करोड़ अवाम को होना है। अच्छा आगा साहब, जरा आप फारूक हबीब साहब का अवाम की बात करनी है। फारूक हबीब साहब का इस पे ठीक है, ठीक है, फारूक हबीब साहब का भी इस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं। नाज़रीन थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जनरल मुशर्रफ कभी इतने गंदे नहीं लगे मुझे, इतने और बहुत से और लोगों को, जितना इस पूरे डिस्क्लोजर के बाद जनरल मुशर्रफ की साख पे जितना धचका लगा है उनकी साख को, जितने वो इसमें गंदे नज़र आ रहे हैं, उनका किरदार इतना ख़राब होकर नज़र आया है इस ब्रॉडशीट के पूरे में कि पहले नज़र नहीं आया। उनका एनआरओ देना, उनका जनरल मुशर्रफ फैमिली के साथ डील करना जो है उसकी तमाम एक कमेंट्स करूंगा, एक कमेंट्स, वन लाइन कमेंट्स, ब्रेक से पहले, मैं ब्रेक के बाद आपके साथ ही हूं, मैं आपके साथ ही हूं आगा साहब जी। वन लाइन कमेंट्स अगर इजाजत दें जी, प्लीज जी कर लें, अगर इजाजत दें। वन लाइन, मैं ये कहता हूं कि मुझे मुशर्रफ के नाम से नहीं है, मुझे इस किरदार से और इस किस्म की एक्टिविटी से, वो चाहे कोई भी नाम हो, खुदा के लिए अब हम पर रहम करें, इस मुल्क पर, इस कौम पर और सियासी जमातों पर और इस पार्लियामेंट पर, उस पार्लियामेंटी निज़ाम के ऊपर रहम करें। ये आज जोड़कर ये इन तमाम कुव्वतों, क्योंकि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, इससे कभी भी ये मसले हल नहीं होंगे, यही चीजें चलती रहेंगी। थैंक यू। यही इंटरवेंशन जो है वो बहुत गलत है। फारूक हबीब साहब आपका क्या रिस्पॉन्स है? आपने सेनेटर साहब को भी सुना, आगा रफीउल्लाह को भी सुन लिया आपने। देखें, बड़ी स्पेसिफिक बात है इसमें, तो आपको इल्म में होना चाहिए कि अब तो कौम को पता चल गया कि इस मुल्क में जो लोग करप्शन करते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, लूट मार करते रहे, वो किस अंदाज से एनआरओ लेते रहे। आप देखें कि ये बात बबांगे धौल कहती ये कही जाती रही कि कहाँ है एनआरओ, किसने है मांगा है एनआरओ। आज एनआरओ के बेनिफिशरीज भी सामने आ गए, 30 मिलियन। और आप देखें कि कौम को, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो उन्हें पता है कि कौम को एनआरओ की कीमत अदा करनी पड़ती है। ये $30 मिलियन कौम को अदा करने पड़े। आप देखें कि जो करप्शन हुई है, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुशर्रफ साहब बैक ऑफ कर गए। लेकिन वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सेनेट में डिबेट करें, उसमें मैं आता हूं, जरा मुझे बात कर लेने देखें। मामला यह है कि 2009 में आर्बिट्रेशन शुरू होती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 2016 में PMLN की हुकूमत थी, अटॉर्नी जनरल सलमान बट इनके थे, इन्होंने वकील मुकर्रर किए। 2018 में जब फैसला आया तब भी इनके वकील मौजूद थे। मुझे आप बताएं आज ये किस मुंह से कहते हैं, हुकूमत पे किस बात के सवालात उठाते हैं। ना इमरान खान माहिदा करने वालों में शामिल हैं, ना माहिदा ख़त्म करने वालों में शामिल हैं। हमें तो इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ को हमें तस्लीम करना। आपको पता है डॉक्टर साहब, आप बाहर रह के आए हैं, आपके इल्म में वो आप कैसेट से अटैच कर लेंगे, उसके और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हमें फेस करने पड़ जहाज रोक लेंगे। आप देखें कितने कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ सकते हैं। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैं कहूँगा कि इस NRO की कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी है, और जिन लोगों ने लिया है उनको भी कौम से आगे माफी मांगनी चाहिए। ये उनके लिए भी कोई एजाज की बात नहीं है, ये उनका भी जुर्म जो है वो एक बार फिर रिट्रीट हुआ है। और जो हमारा मौकफ था वो बड़ा वाज़ेह होकर साबित होकर सामने आया। और आप देखें कि किस तरह 1.5 मिलियन इसका है, और शहबाज शरीफ का तो आप बात नहीं कर रहे, 7.3 मिलियन की सेटलमेंट इन्होंने की जो नैब के साथ, उसका भी तो क्लेम डाला हुआ है ब्रॉडशीट वालों ने। वो पैसा, उसका भी हिसाब आना चाहिए। फिर वापस इसकी सजाएं भी इन्होंने आके अपने आप को इस पे ब्रेक लेते हैं। इसकी सजाएं भी होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो बुकला बरादरी है, जो लीगल कम्युनिटी है, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम है, नैब है, प्रोसिक्यूशन है, हुकूमत है और अपोजिशन की जमातें, इन सब के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है ब्रॉडशीट के एक्सपोजर्स ने, खास करके हुकूमत पाकिस्तान ने, लंदन हाई कोर्ट और आर्बिट्रेशन कमेटी जो है उसके फैसलों को जो पब्लिक किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं फॉरेन फंडिंग केस की तरफ भी जाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा प्रोग्राम के, लेकिन थोड़ा सा हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा वाइंड अप कर लें इस हवाले से। और मैं जाना चाहता हूँ जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ।
जावेद अब्बासी साहब, कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैं आज शेख रशीद साहब को सुन रहा था, वजीर दाखिला को, वो ये कह रहे थे कि ये पनामा 2 है, ये पनामा स्कैंडल से बड़ा स्कैंडल है, और इसकी अहमियत ये है कि यहाँ पर कोई विटनेसेस नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई गवाह नहीं चाहिए, ये तमाम चीज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके ऊपर एक आर्बिट्रेशन कोर्ट ने, और उसके बाद उस आर्बिट्रेशन कोर्ट के ऊपर होने वाली अपील में बरतानिया की लंदन बेस्ड हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। वो फैसला पब्लिक कर दिया गया है। शरीफ ख़ानदान के असासे बताए गए हैं कि 800 से 900 मिलियन डॉलर के दरमियान है। 20 से 21 मिलियन डॉलर का जो जुर्माना पे करना पड़ गया है हुकूमत पाकिस्तान को, उसका ताल्लुक भी, यानी 21 मिलियन में से 20 मिलियन जो है, जो इनिशियल था, बाकी इंटरेस्ट है उसमें 8 मिलियन के, उन सब का ताल्लुक शरीफ खानदान से। ये भी बात पता चली कि शहबाज शरीफ साहब के साथ शायद ये 3 मिलियन डॉलर की एक सेटलमेंट है, उसकी भी कॉस्ट इसमें सामने आ गई। तो इसमें क्या अब शरीफ खानदान के लिए कोई सज़ा जो है वो होनी चाहिए? ये तो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हो गई। पीरजादा साहब, मैं अगेन अपने उससे आर्गूमेंट जो मैंने पहले बिल्ड किया था कि जब ये ऑफर मैंने की, जब मैंने उसके बात की, इस पर मेरी वहाँ डिटेल डिस्कशन हुई, तो उस वक्त कमर पेश 12 से 14 जो सीनियर वज़रा थे वो सेनेट में मौजूद थे। हुकूमत की तरफ से पहले शिबली फराज साहब उठे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये तजवीज़ ठीक है, कमेटी ऑफ द होल होनी चाहिए, सच का पता करना चाहिए, सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, एविडेंस सामने होनी चाहिए, ताकि पता चल जाए वंस फॉर ऑल कि किस किस का फॉल्ट था, किस किसने के ऊपर जरिमाना हुआ है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग इन्फ्लुएंस करते थे। लंदन जो कोर्ट का फैसला आया, लंदन हाई कोर्ट का, उसको इन्फ्लुएंस करने की क्या क्या सारी डिटेल उन्होंने कहा कि सामने, उन्होंने कहा हम वेलकम करते हैं। फिर डॉक्टर बाबर अवान साहब उठे, फिर उनके जो हमारे मशीर हैं जिसके फाइनेंस के, तो सब ने कहा है कि यही एक फोरम है जो ये सारा मामला डिटरमिन कर सकता है, क्योंकि या तो कोर्ट कर सकता है या पार्लियामेंट कर सकती है, बाकी तो किसी फोरम से कौन सा पार्लियामेंट ये डिटरमिन कर सकता है? जी पार्लियामेंट ही डिटरमिन करेगी। पार्लियामेंट में क्या आप सजाएं तजवीज करेंगे? नहीं, पहले ये तो डिटरमिन हो जाए कि जो सारी बातें हैं, जो एलिगेशन है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने आ जाए, पार्लियामेंट उसके ऊपर डिबेट करेगी, देखेगी, उसके बाद वो जिसको मुनासिब समझे उसके पास ये केस भेजे, ताकि इस केस में जरूर एक एक चीज़ देखने वाली है। लेकिन अगर आप इल्ज़ाम ही देना चाहते हैं कि हम टीवी शो पर बैठ के किसी को सजा दें, तो ये नहीं हो सकेगा। हम ये बैठ के कहें कि ये जो कह रहे हैं हम मान लेंगे, कभी हम नहीं मानेंगे, हम जो कह रहे हैं ये कभी नहीं मानेंगे। ये वो सारी चीज़ें जिसके पीछे साथ एविडेंस है, ये वो सारे एग्रीमेंट्स हैं जो सामने आने की पोजीशन है, वो सारी प्रोसीडिंग है, जो आर्बिट्रेशन की पर प्रोसीडिंग है वो भी, और जो लंदन हाई कोर्ट का भी है। ये जब तक सारी चीजें सामने आएंगी, दोनों अतराफ इसमें डिस्कशन करेंगे, जो जो जरूरत विटनेस है उस कानून के मुताबिक बात होगी, और फिर यकीनन इसको आगे चलना चाहिए, और जो भी फोरम हो इसके लिए डिटरमिन करने का। लेकिन पहला चूंकि आज डिटरमिन हो गया कि पार्लियामान इसको देखेगी, कमेटी ऑफ होल देखेगी, दोनों अतराफ ने इस पर आज बात मान ली है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल ये परसों इसके लिए और रेजोल्यूशन जो है वो मूव हो जाएगी, और पार्लियामेंट सेनेट ऑफ पाकिस्तान कमेटी ऑफ होल बनकर इस पर काम शुरू करेगी। अच्छा, मेरे साथ रहिए, मुझे इस पे शक नहीं है, व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सा कर दूं, मुझे शक नहीं है कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन मंजूर हो जाएगी, इस पे पार्लियामेंट में, सेनेट में, नेशनल असेंबली सेनेट पे बहस भी हो जाएगी। आगा साहब, मुझे थोड़ा सा एतराज और परेशानी इसमें यह है, अच्छा चले, सेनेट की कमेटी होगी, मतलब पार्लियामेंट के एक फोरम पे बहस हो जाएगी, वो बहस हो सकता है कमेटी ऑफ होल होगी, तमाम सेनेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कमेटी ऑफ होल में। कमेटी ऑफ होल बनाने का पीरजादा साहब सारा मैं 1 मिनट आपका लूंगा, मैं जी 1 मिनट आपका लूंगा। कमेटी ऑफ होल बनाने का सिर्फ मकसद इसलिए होता है कि जब सेनेट में डिस्कशन हो जाए तो आप किसी विटनेस को नहीं बुला सकते, किसी आदमी को नहीं बुला सकते जिसने ये प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया हो, आप कोई डॉक्यूमेंट इस तरह सामने पेश जो है वो करके उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में है कि कोई बहुत बड़ा नेशनल इशू हो जाए, पूरी सेनेट को कन्वर्ट कर दिया जाए कमेटी ऑफ हॉल में, और फिर उसमें प्रोसीडिंग शुरू जाए। हमने पहले भी किया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, एक दफा चीफ आर्मी चीफ आए थे, तो उस तरह की बड़ी कमेटी होगी जो सारे मामले को देखेगी। अच्छा, ज़रा इस पर रुक जाए, मैं जाना तो चाहता था आगा रफ़ीउल्लाह साहब की तरफ, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब, आपको क्या समझ आ रहा है कि ये जो सेनेट की पूरी उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कोर्ट के, उसमें क्या होगा इसका नतीजा? देखिए, बात ये है, ये तो ओपन एंड शट मामला है ना, ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो एक बयानिया बनाया जाता था कि जी हमारे खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, वो इंतकामी कार्रवाई तो नहीं है ना जी, वो तो इनके अपने माने हुए केसेस हैं, जो ये माहदे करके गए, NRO लेके गए, परवेज़ मुशर्रफ से लेके गए, XYZ जिससे भी लेके गए, जो डीलें ये करते रहे, जिसकी ये कोशिश करते रहे, उसकी कौम ने कीमत अदा की है, वो पैसा वापस करें ना। बुनियादी सवाल तो ये है। देखें ना, एवन फील्ड के हालात के ऊपर भी तो अटैचमेंट हो गई,
$1.5 मिलियन उस पर आ गया। फिर ये कहते थे जी कि एवन फील्ड के माहलात भी हैं, वो भी हमारे जायज़ हैं, तो इसमें भी सवालिया निशान उठाया। वो ऑलरेडी जो है वो इंसाफ अदालत का उसके ऊपर फैसला हुआ है। करप्शन तो साबित हो गई ना, इनके किरदार के ऊपर जो सवालात उठ रहे थे वो तो दुरुस्त साबित हो गए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए ना। कमेटी ऑफ होल क्या करेगी? कमेटी ऑफ होल जो है एक दूसरे को एनआरओ देगी, मुझे नहीं समझ आती कि उसके टीओआर क्या होंगे। आगा रफीउल्लाह साहब, ये कमेटी ऑफ होल का जो बात कर रहे हैं, कुछ हमें समझ नहीं आ रही कि सेनेटर साहब कमेटी, फैसला तो कैबिनेट ने करना था ना। नहीं लेकिन कैबिनेट आपकी तो वहां बैठी हुई थी, आप मेहरबानी लेकिन सेनेटर साहब हम एक अपनी सेनेटर साहब हम एक हाँ, लेकिन सेनेटर साहब हम इसी चीज को थोड़ा सा पोलाइटली हम्बली चैलेंज कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास कोई स्पेशल ब्रेन थोड़ा है। एक आवाम, सिटीजन, अवेयर सिटीजनरी, मीडिया और पब्लिक जो है ओपन फोरम में देख रही है कि बरतानिया की हाई कोर्ट का पूरा फैसला पब्लिक कर दिया गया है, आर्बिट्रेशन का पूरा फैसला पब्लिक कर दिया गया है, उसमें जो जुर्माने किस बुनियाद पे किए गए हैं उसके तमाम हकायक हमारे सामने आ चुके हैं। जरा मैं आगा साहब से पूछूं, आगा साहब आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनरल मुशर्रफ, एक जुमला कहने दे जी जी, ये जहां पार्लियामेंट को यह अख्तियार दिया गया है कि वो लेजिस्लेशन करती है, वहीं पार्लियामेंट का अख्तियार है कि वो ओवरसाइट भी करती है, वो ये अकाउंटेबल ठहराती है। ये सारे अख्तियार पार्लियामान के पास ही होते हैं, पार्लियामान में ही चीजें डिटरमिन होती हैं। लॉ बनाना हो, उसकी ओवरसाइट करनी हो, कोई और इशू डिटरमिन करना हो, इसके अलावा और कोई फोरम नहीं है, या फिर अदालत है, दूसरा और कोई फोरम नहीं है। ना पब्लिक प्लेसेस पे बैठ के, ना किसी के घर बैठ के, ना स्ट्रीट पे, ये जलसों में ये डिटरमिन होता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सबसे सॉवरन फोरम वही है, वहीं डिटरमिन करना पड़ेगा इस मामले को। अच्छा, आगा साहब क्विकली मैं इस पे आपका एक कमेंट ले लूं कि भाई कत्ल हो गया, रेप हो गया, क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, पार्लियामेंट ने तो फैसला नहीं करना है, हमारे सामने अदालतों के भी फैसले आ गए हैं, अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का भी फैसला आ गया है, बरतानवी हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है, उसकी तफसीलात को भी हुकूमत ने पब्लिक कर दिया। हमारे यहाँ तो यही बहस होती रहती है कि ये JIT ठीक नहीं है, ये ट्रिब्यूनल ठीक नहीं है, ये अदालत का फैसला ठीक नहीं है, ये कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। यहाँ तो अब एक इखलाकी फैसला सामने आ गया है कि शरीफ खानदान और इन लोगों के असासों की डिटेल की वजह से पाकिस्तान को ये जुर्माने पड़ गए हैं। आपका इस पर क्विक रिस्पॉन्स क्या है? देखें, अगर आसान सी बात है कि जब आप अंपायर की उंगली के ऊपर सारे फैसले आपके धरने से ही आप शुरू कर लें, मसला यहाँ पर ये नहीं है। मेरा इशू अभी भी, मेरी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि ये करवाए जाते हैं और फिर उसको सेटल किए जाते हैं, फिर उसके बाद अब दोबारा, अब जब आज ही मिसाल के तौर फारूक हबीब मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं, ये एक मंजे हुए पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये क्यों ये बात नहीं कहते कि आज सेनेट में इनके मिनिस्टर साहिबान कहते हैं कि ये क्या है, ये तो खुली किताब की तरह आया हो गया और अब कमेटी हॉल की या सेनेट की क्या जरूरत है, वहां इख्तिलाफ करते और वहां खुल के बात करते। मुनाफिकत तो ये है, बात ये है कि हम बोल रहे हैं कि अब नजरिया जरूरत को अब उठा के फेंके, सबसे बड़ी जरूरत पाकिस्तान है, वहां पर जाके ये बात करते कि जनाब नहीं ये कोई कमेटी नहीं, ये सारी चीजें क्लियर है। एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, वो क्यों बनाई है? फिर अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो इसका मकसद ये कि आपने सारा मोलिप्लेट किया हुआ है। यानी ये देखें, अगर जो सेनेटर साहब कह रहे हैं उनका जो मैं समझ रहा हूं, ये चाह रहे हैं कि इसकी तरफ जाते हैं। मैं ये कंप्लीट कर लूं, ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुशर्रफ के दौर में ये सारी चीजें मैनेज हुई हैं और ये मैनेज की हुई कहानी है। हम समझते हैं कि ये मैनेज होनी चीजें रुक जानी चाहिए, अब तब जाके मुल्क आगे बढ़ेगा। फारूक हबीब साहब, आपकी जमात के मिनिस्टर्स ने कमेटी ऑफ होल की मुखालफत देखिए, बात यह है, मैं तो जो मुझे नहीं पता जिसका ये हवाला दे रहे हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, मैं उनके साथ इसके ऊपर यकीनन बात करूँगा किस कॉन्टेक्स्ट में हुई। अगर मेरी आप ज़ाती राय जानेंगे तो मामला तो देखें PMLN के ऊपर भी है ना। अब जिन लोगों के ऊपर, जिनकी लीडरशिप के ऊपर मामलात हैं, अगर वही कमेटी ऑफ होल के अंदर उनके ही नुमाइंदे बैठे होंगे तो वो क्या लगाएंगे? वो तो अंडर गार्बेज, अंडर द कारपेट फेंकेंगे। हकाइक तो सामने आ गए हैं ना। अब इसके ऊपर तो हर बंदे को अपने अपने किरदार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता उसके TOR पे क्या बात हुई है, क्या वो करेगी। ठीक है, इस पे बहुत बहस हो गई है, अवाम अपना प्राइम मिनिस्टर ने भी एक कमेटी बनाई है, मैं नहीं, वो तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है प्रॉप करने के लिए और अपनी इंटरनल मामलात के लिए बनाई है। भाई जी, सेनेटर जावेद अवासी साहब, ये मौलाना वतन दुश्मन, मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन अनासर से फंडिंग का जो इल्जाम लगा रहे हैं, इसकी क्या एविडेंस हमारे सामने आई है या आपके सामने आई? पीरजादा साहब देखें, ये
केस ना पीपल्स पार्टी लेके गई है, ना मुस्लिम लीग नून लेके गई है। ये जो फॉरेन फंडिंग का केस था, ये फरक हबीब साहब चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये लेके इनके एक सीनियर मेंबर हैं जो इनके बानी मेंबर है साहब, वो लेके गए हुए 2014 में ये केस वो उन्होंने फाइल किया है। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि अगर इनके साफ हाथ थे, अगर ये समझते थे कि बिल्कुल ठीक है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर इनको मुख्तलिफ अदालतों में नहीं जाना चाहिए था। कितनी दफ़ा ये हाई कोर्ट में गए, इन्होंने स्टे लेने की कोशिश की, इन्होंने स्टे लिया, इन्होंने उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो बार बार जाके चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सिक्योरिटी कमेटी है वो ये सुन नहीं सकती। इन्होंने इस केस को चलने नहीं दिया। इस केस की हकीकत का पता चलता पाकिस्तान के, ये इसको छुपाते रहे, लेकिन मैं इनसे भी कहता हूं कि हमें समझाएं। हम फरूख हबीब साहब से समझना चाहेंगे कि क्यों इस पे ये लटकाते रहे, छुपाते रहे, लेकिन जो फौरन अनासर का इल्जाम है कि मुल्क दुश्मन अनासर का, उसका जवाब नहीं दिया आपने। मुल्क दुश्मन अनासर कौन है यहाँ पे? वो जवाब नहीं दिया आपने। आपने सवाल पहले पूछ दिया। मैं ये कहता हूं कि ये डिटरमिन हो जाए, वो डिटरमिन करने का एक ही अदारा है जो इलेक्शन कमीशन है, जिसके पास ये केस गया हुआ है, वो डिटरमिन कर लें। और बाकी भी इन्होंने फाइल कर दिया कि इनके पास जो फॉरेन फंडिंग थी वो कहां से आई है, किन किन ममालिक से आई है, किन किन लोगों से दी है, कोई ऐसी। फरूख हबीब साहब जवाब दें इसका। ठीक, मैं कहता हूं कि ये पहले तो मैं बड़ा इसका क्विक इलेक्शन कमीशन देगा। ठीक है जी, मैं इस पे बड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दूं। जो ये बातें जिस किस्म की टीवी के ऊपर आती हैं, मैं इनको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं। जिन ममालिक के नाम लिए जाते हैं, ऐसी कोई फंडिंग नहीं है। दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, जिन ममालिक के ये नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ है, एक पेज पे है, और ये खुद कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट इनसे हाथ उठा ले, ठीक है। दूसरी जानब ये कहते हैं कि हम मुल्क दुश्मन कुव्वतों से फंड ले रहे हैं। एक फैसला कर लें ना, इनका बयानिया क्या है? अगर हम मुल्क दुश्मन कुव्वतों से पैसे ले रहे हैं तो भारत का एजेंडा क्या है? भारत चाहता है पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो, फ़ौज कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तो जब ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों की बात करते हैं, दूसरी जानब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक सेम पेज पे है, तो इनके अपना आर्गूमेंट जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें तजाद आ जाता है। अब जो ये आर्गूमेंट दे रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन की बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं। कहाँ इस्तीफ़ों से बात शुरू हुई थी, कहाँ इन्होंने हुकूमत गिरानी थी, कहाँ ये इलेक्शन कमीशन के पीछे आ गए हैं, उसमें भी इन्होंने पढ़ा नहीं हुआ। मसला इनका ये है कि इसी केस को कॉपी पेस्ट करके हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट 2016 में ये फैसला दे चुकी है, वो कह चुकी है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2015 की जो शिक है आइन का आर्टिकल 17(2), वो ये कहता है कि अगर किसी ने फॉरेन फंडिंग ली है किसी सियासी जमात ने, उसको डिटरमिन उस वक्त की फेडरल हुकूमत ने करना है। फेडरल हुकूमत PMLN की थी उस वक्त 2014 से 2018 तक। ये इलेक्शन कमीशन का प्रीव्यू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आइन का आर्टिकल 17(2) आपके पास पड़ा है, वो आप पढ़ लें। मैं अपने बाकी लोगों को, आवाम को भी एजुकेट कर रहा हूँ। ये फॉरेन फंडिंग का तो मामला ही नहीं है। केस प्रोहिबिटेड फंडिंग का डिस्कस हो रहा है। PTI भी जवाब दे है, PMLN भी जवाब दे है, पीपल्स पार्टी भी जवाब दे है, केस तो इनका भी लगा हुआ है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन का बाहर एहतजाज का जवाब आगा साहब किया, लेकिन सेनेटर साहब चूंकि रेलेवेंस आपकी बनती है, आपने सवाल उठाया था, उनका जवाब, आपका क्विक रिस्पांस क्या है ब्रेक से पहले? प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग केस ही नहीं है ये। मैं कहता हूं जी, मैं कहता हूं जो केस भी है, मैं कहता हूं कि हमारी टॉक शो पे ना गए हबीब साहब। हम कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट भी मान लें, तो आपको मुख्तलिफ अदालतों में नहीं छुपना चाहिए था, आपको खुले दिल से जाना चाहिए था। आप अपनी सफाई पेश करते, वहां से आपके पास इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में फैसला कर लेता कि ये नहीं हुआ है। हमारे खिलाफ तो आप गए, आपके खिलाफ तो हम नहीं गए। आपके जो लोग हैं, जो आपके बानी मेंबर हैं, वो इन्होंने इल्जाम लगाया। हम ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करने दे जल्दी। उनको आपके खिलाफ सिक्योरिटी कमेटी का शायद फैसला आ गया, वो फैसला हो जाए, उसमें सारी डिटरमिन हो जाएंगी कि जो हम बातें कहते थे वो ठीक है, या हम बात कहते थे वो गलत है। लेकिन अगर आप उसका फैसला नहीं होने दे रहे, आप मुख्तलिफ अदालतों में जा रहे हैं, आप डिले करें, 2014 से लेकर आज तक आपने उसका फैसला नहीं होने दिया, तो फिर ये क्वेश्चन तब उठता है। मेहरबानी करके वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रखते हैं इलेक्शन कमीशन की, उनका ओथ हुआ उन्होंने, उनके ओथ के नीचे उन्हें जल्दी ये फैसला करना चाहिए। PMLN और पीपल्स पार्टी का भी फैसला जल्दी होना चाहिए ना, ये भी बता दें। ब्रेक ले लें, इस चीज पे बात खत्म करते हैं कि PMLN का मौक़िफ़ ये है कि अगर PTI को कुछ छुपाना नहीं था तो 6 बरस तक मुख्तलिफ अदालतों में क्यों जाते रहे? वो क्या चीज़ है जो PTI छुपा रही थी? PTI का मौक़िफ़ ये है कि PMLN और PPP भी इसी किस्म के इल्ज़ामात हैं, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। इस पर पीपल्स पार्टी की ओपिनियन लेते हैं, आगा साहब की ओपिनियन लेते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। आपको याद करवाऊंगा कि अकबर एस बाबर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, बहुत पुराने मेंबर थे, 2014 में फॉरेन फंडिंग के केस को वो लेकर गए इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के सामने 6 बरस पहले। अकबर एस अहमद साहब के वकील हैं जनाब सैयद अहमद हसन शाह साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट भी हैं। अब से चंद घंटे पहले हमने उनसे एक वीडियो कमेंट लिया और हमारा सवाल उनसे यह था कि इस केस की जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, इसका बुनियादी जिस्ट क्या है, इसका सब्सटेंस क्या है, इसका बुनियादी आर्गुमेंट क्या है। उसके जवाब में उन्होंने जो चीज़ कही उससे ऐसा लगता है कि ये दर हकीकत फॉरेन फंडिंग केस जो है, इसका टाइटल गलत है, ये एक प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है। उस टुकड़े को जो कहा हमें अहमद हसन साहब ने, उसे मैं आपको दोबारा सुना रहा हूँ। फॉरेन फंडिंग का जो इसको नाम दे दिया गया है, ये आई थिंक जर्नलिस्टिक कंट्रीब्यूशन है। कानून के मुताबिक प्रोहिबिटेड सोर्सेज इज़ द टर्म। तो केस बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक सिर्फ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटीज़, बिजनेसेस मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और ये स्क्रूटनी बड़ी सिंपल है। नाज़रीन, अगर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है तो फिर एक आम जो लीगल सेंस है वो यही है कि प्रोहिबिटेड फंड्स जो हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाज़ाब्ता कानून जब्त कर सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है। लेकिन अपोजिशन की जमातें मुसलसल ये कह रही हैं कि ईसीपी जब इसका फैसला करेगा तो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो कलअदम करार दे दी जाएगी। ये एक तजाद जो है हमें क्यों नज़र आ रहा है, इस पर मैं चाहूँगा कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, आगा साहब आपकी जमात समेत तमाम PDM तो ये कह रही है, जैसे मौलाना का मैंने टुकड़ा सुनाया, वो तो ये वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन हो जाएगी। लेकिन ये तो अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, यहाँ बैन का तो कोई सीन लग नहीं रहा। देखें पीरजादा साहब, बात यह है कि ये केस कुछ भी हो, एक PTI के फाउंडर मेंबर ने उसकी ज़रूरत समझी और वो लेके गए। मैं ये दोबारा अगेन वो जो आपने भी कहा कि नून लीग तकरीबन तमाम हर पाकिस्तानी का, शायद मेरे ख्याल से इनके वोटर और सपोर्टर की भी ये डिमांड होगी कि वाई नॉट, क्यों आप मतलब किसी स्टे या किसी कोर्ट के पीछे क्यों छुप रहे हैं। अच्छा है, सामने आनी चाहिए, बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर फॉरेन फंडिंग हो या कोई भी फंडिंग हो, या ये गलत हो या सही हो, तो अदालतों पर एतमाद का इजहार हमेशा ये करते आ रहे हैं, चाहे बेशक वो किसी भी तरीके हो। तो मेरी ख्वाहिश पे और मेरी उस पर तो है नहीं बात ये है कि हकीकत ये है कि इनको चाहिए कि उसको स्टे दर स्टे पे ना जाए। एक सिंपल सी मैं आपको पीरजादा साहब आपकी एक गहरी नजर भी है। आगा साहब, आपका आर्गुमेंट ये है कि हमें ठीक तरह से पता नहीं है कि ये केस है क्या, लेकिन इनको छुपना नहीं चाहिए था अदालतों से। आप ये कह रहे हैं कि केस की नौयत हमें ठीक तरह से नहीं मालूम है, लेकिन ये जो छुपते रहे हैं 6 बरस तक अदालतों से, ये प्रोसेस नहीं पीरजादा साहब, ऐसा नहीं है। यहां पर भी वही मुशर्रफ वाली कहानी हो रही है, यहां पर भी वही मुशर्रफ वाला NRO वाला काम हो रहा है। सिर्फ बात यह है कि मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूं कि थोड़ी देर पहले मेरे फाजिल दोस्त ने इदारों का नाम लिया, फरूख हबीब ने, के इदारे हमारे साथ और ये फलाना, ये हर टॉक में और हर चीजों में कि ना कोई बहाना ढूंढ के इदारों को और एक पेज की और इस तरह की बात करते रहते हैं, मलाइन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वही NRO और वही ब्रॉडशीट वाली कहानी है। इतने अरसे से ये केस चल रहा था फॉरेन फंडिंग के हिसाब से, अब इसमें नया यू टर्न आ गया, नया टर्न आ गया। लेकिन मैं कहता हूं कि यार इससे आगे निकलो, इससे आगे बढ़ो। इशू ये नहीं है। देखे अकबर एस बाबर का वकील इसीलिए कह रहा है, भाई बात यह है कि इशू ये कि छुपते क्यों रहे। पहले आपने भी कुछ वकीलों का हवाला दिया। एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ी देर पहले इसी फरूख हबीब ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और वकील, और ये वाली बातें ना करें, इससे आगे निकले। मैं आपको दोबारा एक पीरजादा साहब जो बात करना चाह रहा था, एक अगर आप प्रोग्राम कर लें किसी दिन, जो PTI के फाउंडर मेंबर्स है ना, कितने उनमें हयात है और वो लोग कहां पर है और वो क्या कहते हैं आज PTI के बारे में, तो आपको किसी फंडिंग केस के पीछे किसी की पीछे जरूरत ही नहीं है। आपको सारा शिराजा आपके सामने आ जाएगा कि असल हकीकत है क्या। खासा दिलचस्प आपने सवाल उठा दिया, एक रिक्वेस्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपका पॉइंट। बहरहाल फरूख हबीब साहब, जो दोनों का जो जिस चीज़ पे दोनों ने इसरार किया है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने भी, अगर कि अगर आपको कुछ छुपाना नहीं था तो 6 बरस आप ढूंढते क्यों रहे? देखें बात यह है डॉक्टर साहब, बड़ा सादा सा मामला है। मैंने आपको फिर कहा
कि ये वैसे ही कानून है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का शिक नंबर 13 है कि हर जमात ने अपनी इनकम एक्सपेंडिचर सोर्सेज यानी ज़राए एसेट लाइबिलिटीज़ हर साल इलेक्शन कमीशन को बताने होते हैं, वो वेरीफाइड होने चाहिए। वो इन्होंने भी देने हैं, वो हमने भी दे दिए हैं। अब इनकी तरफ से नहीं आ रहा। आज इनके वकील पेश हुए, खोसा साहब पेश हुए, इनकी तरफ से क्या नहीं आ रहा? सुन लेना, उनसे मांगा गया कि यार ये 40 करोड़ का आपका हिसाब है, आपके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, इनकी आप सोर्स नहीं हमें बता रहे, ज़राए नहीं बता रहे, बता दें। एनआरओ की बहुत बात हुई। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज मान लिया कि हमारी यूएसए में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलएलसी जो है वो रजिस्टर्ड है, जिसके आसिफ अली जरदारी जो है वो सिग्नेटरी हैं, उनके दस्तखत हैं। मार्क सीगल इनके एजेंट हैं। ये कहते हैं एनआरओ की कीमत सिर्फ $30 मिलियन इधर नहीं दी, $60 मिलियन जो है वो एनआरओ की कीमत मार्क सीगल को अमेरिका में भी अदा की गई है। वही मार्क सीगल जिसने मुशर्रफ से एनआरओ लेके दिया था, बीबी शहीद को ऑनर ऑफ द वर्ल्ड किताब है कोंडालीजा राइस की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने से, जब हुसैन हक्कानी एम्बेसडर थे, वहां पर मार्क सीबल को जो है वो पैसे अदा किए गए और आसिफ अली जरदारी के लिए वो किस तरीके से लॉबिस्ट करते रहे, काम करते रहे। ये तमाम हकायक हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन सबका फैसला कर दे। आगा साहब इस पे कुछ जवाब ले लें कि आपने 40 करोड़ रुपए का हिसाब भी दिया आपकी पार्टी ने। अगर देखें, अगर किताबों का हवाला देना है तो फिर तो वो जो खातून अव्वल थी, वो मोहतरमा क्या नाम है उनका, जिन्होंने किताब लिखी है खान साहब के ऊपर, फिर उनका बड़ा फर्रुख हबीब को याद होगा। रेहाम खान का आप जिक्र करना चाह रहे होंगे, देना है तो फिर रेहाम खान का आप जिक्र करना चाह रहे होंगे, लेकिन जो ये सवाल इन्होंने उठाया 40 करोड़ वाला, 40 पीरजादा साहब मैं आ रहा हूं उसमें। अगर किताबों का हवाला नहीं, अगर किताबों का हवाला देना है तो वो वाला उस किताब का दें, या हकीम सैयद साहब ने जो लिखा था उस किताबों का हवाला दें, ताकि पाकिस्तानी लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो और पता भी चले। नहीं, बाकी रहा 40 करोड़ रुपए वाली बात का, ना मेरी नॉलेज में है, ना फर्रुख हबीब साहब ने जो बात की है मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं कोई ऊंट पटांग कोई आर्गुमेंट कर सकता हूं उस पर। जो नॉलेज होगी, जितनी बात होगी वो मैं बताऊंगा, इसके बारे में मैं अपनी इंफॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करूंगा। यानी आपको पता ही नहीं, सिर्फ इस एग्रीमेंट पे आ जाएं, आप इस एग्रीमेंट पे आ जाएं। मैं सादा बात कर रहा हूं कि इस बात पे आ जाएं, तमाम जमातों की स्क्रूटनी होनी चाहिए। पीटीआई का साथ भी रख लें, नून का भी रख लें। साहब ये कह रहे हैं कि आपकी जमातों के, एक तो ये तय हुआ कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है कि ऐसे जराए से फंडिंग ले ली गई है जिससे बनती नहीं थी कानूनन। वो तमाम जमातों ने ली हुई है, बाकी जमातों ने, वो कह रहे हैं कि आपकी जमातों ने अपना रिकॉर्ड दिया ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 40 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, ये आपकी जमात का अपना हिसाब नहीं दिया। ये फॉरेन फंडिंग केस है पीरजादा साहब, ये फॉरेन फंडिंग केस है। मैं उसी आर्गूमेंट पे दोबारा आता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अकबर असबाब जो वकील है वो कह रहा है फॉरेन फंडिंग नहीं है, क्या हो गया यार? वो लेकिन सबसे अकबर असबाबर का वकील जो पैरवी कर रहा है वो कह रहा है फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। सर मुदई भाग गया फॉरेन फंडिंग से, आप क्यों जिद लगा के बैठे हैं? जरा मैं बात कर, नहीं देखे, मैं केस लेके जाता हूं, मैं कोर्ट एक केस लेके जाता हूं, जब वहां पर हकायक सामने आते हैं तो उसमें से और चीजें निकलती हैं। ये केस वो लेके ये गए थे, लेकिन आगे से फॉरेन फंडिंग के शवाहिद मिल चुके हैं, इसराइल के और इंडिया के मुख्तलिफ ममालिक के शवाहिद मिल चुके हैं उसमें। आप देखें इसराइल के अब्बासी साहब, सेनेटर साहब, आपने भी इसराइल के इसमें देखे हैं, इसराइल की फंडिंग के एविडेंसेस? नहीं, मैं कोई इस बात का किसी पे ना इल्जाम महतमी को बात भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ फर्रुख हबीब साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके, अगर आपके हाथ साफ हैं, अगर आपने कोई किया हुआ नहीं है, आप अगर इस केस को कितने अरसा ना लटकाते, आप इसको डिले ना करते, आप बार बार इसका स्टे ना लेते, आप बार बार जाके इसकी जुरिस्डिक्शन ना करते, सीख ना करते कि ये जुरिस्डिक्शन इसकी, तो फिर ये फैसला करने दें। फैसला जब होगा तो आपकी तब जान छूटेगी। जो हमारे केसेस हैं वो आपने फाइल किए हुए, उनका भी जरूर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। और जिस किसी ने भी अगर प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, पर्सन से लिया है, फॉरेन से लिया है, जो नहीं ले सकता था, कानून के मुताबिक उसके साथ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो। लेकिन मेहरबानी करके आप स्टे के पीछे ना छुपे। आपका केस 2014 से चल रहा है। देखें सेनेटर साहब, डिले कर रहे हैं, सेनेटर साहब, बड़ी कंफ्यूजन है। सेनेटर साहब बहुत समझदार आदमी है। तब जा रही है कि वो कहती है कि आपने कहा था कि अकाउंटेबिलिटी घर से शुरू होगी, आप कहते थे कि हम सारी चीजें कौम के सामने रखेंगे, हम आएंगे तो
किसी केस के पीछे नहीं छुपेंगे। देखें, मेहरबानी करके इस केस सेनेटर साहब सेनेटर साहब 1 मिनट दे दे मुझे प्लीज। जी जी सेनेटर साहब जो हैं वो बड़े समझदार आदमी हैं, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, लेकिन मामला ये है कि बाकी जो पीएमएलएन की लीडरशिप है उनको भी इनसे व्यू सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये कहते हैं फॉरेन फंडिंग इजराइल से हुई, उधर से हुई। और भाई अजमल कादरी को तो इसराइल आपने भेजा था तस्लीम करने के लिए, जंदाल के साथ स्टील मिलों के आपके साथ ताल्लुकात हैं। बीबी शहीद अपनी किताब में लिखती हैं रिकंसिलेशन के अंदर, सफ़ा नंबर 201 है, उनके इंटरव्यूज़ हैं। खालिद ख्वाजा कह चुका है कि उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लेके 1989 के अंदर बीबी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के लिए पैसे लिए गए थे। तो फॉरेन फंडिंग तो आपकी इब्तिदा फॉरेन फंडिंग से है। तो मैं समझता हूं सेनेटर साहब से सीखना चाहिए पीएमएलएन की। हमारा खत्म हो गया। 3 इंटेलिजेंट रिप्रेजेंटेटिव थे अपनी अपनी जमातों के, पीटीआई, पीएमएलएन और पाकिस्तान और पीपीपी। आपने उन सब का रद्द-ए-अमल और उनके रिएक्शन देखे। मैं समझता हूं कि हमारे नाजरीन जो हैं वो बड़े समझदार हैं, वो अपने फैसले खुद से कर सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर मजीद बात होती है, मजीद डिस्कशन होती है। मेरे साथ रहिए।